हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। और मुझे उम्मीद है पीडीएफ आपको सब मिल गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और मैंने अभी रिपोर्ट भी ली है, तो कहा कि सर आज तक की जितनी भी पीडीएफ थी सबकी सब पीडीएफ जो है ना और सब की सब मिल चुकी है। सर उत्कर्ष के मैप में बेटा वहाँ की बात करें, कमलनाथ की पहाड़ियाँ, सायरा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है बच्चे। ऐसे तो उदयपुर में हर गांव में एक पहाड़ी है ना। तो एक बच्चे ने कहा सर जो मैप वाला है, तो मैप वाले में अभी किस ज़िले की सीमा किसके साथ सीमा लगती है उसके ऊपर जाना ही मत। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे फलोदी की सीमा है कि नहीं है, मैं भी इससे दूर हूँ, तो आपको भी अभी इसी से दूर ही रहना है जी। चलो अब हम बात कर रहे थे, अपने भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठार, यही तो पढ़ रहे थे। और इस एट द एंड हमने दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का किया था उप विभाजन। इसका हम लोगों ने क्या किया था, उप विभाजन, यही किया बेटा। और इसका उप विभाजन जो किया था वो हमने किया था 5 भागों के अंदर, यही तो किया था 5 भागों के अंदर। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। पढ़े यहाँ से, ओके साहब। चित्र आप लोगों ने बना लिया। 5 भागों में नंबर 1 भाग आता है शाहाबाद उच्च भूमि। नंबर 1 कौन सा है, शाहाबाद उच्च भूमि की बात करें। और ये जो शाहाबाद उच्च भूमि जो है, यदि हम इसकी स्थिति की बात करें कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो ये आ जाएगा कि पूर्वी बारा का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका विस्तार है। एक यहाँ से आ जाएगा नागौर जोधपुर में बेटा, राहुल, नागौर जोधपुर में। उसके बाद दूसरा यहाँ से आता है कि यहाँ सहरिया, ऐसे कहें, यहाँ सहरिया जनजाति निवास करती है। यहाँ सहरिया जनजाति निवास करती है जी। एक ये हो गया। दूसरा, अब इस सहरिया जनजाति को लेकर के आपको 2-1 प्रश्न बता देता हूँ, और मुझे उम्मीद है वो प्रश्न आपको आते भी होंगे या आप लोगों को पढ़ना भी होगा जी। सहरिया जनजाति की बात करें, एक तो आ जाएगी कि राजस्थान की एकमात्र जनजाति, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो आदिम समूह के अंदर शामिल है, आदिम समूह में शामिल। और अभी हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पीएम जनमन योजना की बात की जाती है, यदि आ गए हो तो एक आता है कि हाल ही में वर्चुअल कार्यक्रम द्वारा 12 की सहरिया जनजाति को आवास निर्माण हेतु पीएम जनमन योजना के तहत पहली किस्त दी गई। हाल ही में प्रश्न आ जाए कि प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना के तहत राजस्थान के अंदर किस जनजाति को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त दी गई और कौन से जिले के अंदर दी गई, तो यहाँ से आ जाएगा। इसी 12 के साथ सहरिया जनजाति की बात करते हैं। तो शाहाबाद उच्च भूमि होगी दूसरी विशेषता। शाहाबाद उच्च भूमि की तीसरी की बात करें, इसे काली हांडी प्रदेश भी कहते हैं। इसे काली हांडी क्षेत्र भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, काली हांडी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है साहब।
जी 15 जनवरी 2024 को पहली किस्त दी थी। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने जवाब भी दे दिया कि जो पहली जो किस्त आई थी, इसकी पहली जो किस्त थी, पहली किस्त ये कब दी गई थी? 15 जनवरी वर्ष 2024 को। और वैसे इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर वर्ष 2023 को की गई थी। पहली किस्त दी गई थी 13,350 परिवारों को। और पहली किस्त कितने परिवार थे? 13,350 जो परिवार हैं इनको दी गई थी। और कितने रुपए की थी? 90,000 रुपए की पहली किस्त थी। पहली किस्त कितने रुपए की थी? 90,000 रुपए की पहली किस्त थी साहब। 90,000 रुपए की पहली किस्त थी, 13,350 परिवारों को दी गई। और सबसे खास बात है ये है कि 15 जनवरी को दी गई। तो ये भी प्रश्न आपके करंट का है डाटा, मुझे उम्मीद है अब आपको याद हो गया होगा। और एक शाहबाद उच्च भूमि पूर्वी बारा में है, शहरी जनजाति निवास करती है। इसे काली हांडी क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से एक और आती है कि शाहबाद उच्च भूमि की एक आ जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो आती है उस चोटी का नाम है कांबा। जी ये भी आपको याद रखना है कि शाहबाद, सर पहली किस्त कितने की दी थी? लिखा ना 90,000 की भाई। यदि यहाँ से बात करें कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है, तो ये चोटी अपने हो गई कांबा चोटी। कांबा चोटी। आगे चले। नेक्स्ट यहां से आ जाता है, अब दूसरा जो भूभाग था वो हमने पढ़ा था अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। दूसरा पढ़ा था अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बात करें तो पहली लाइन तो है कि इनका विस्तार रामगढ़ 12 से झालावाड़ तक है। इनका विस्तार रामगढ़ 12 से और कहाँ तक है? झालावाड़ तक है सब। एक इसी अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बात का आता है कि इन पहाड़ियों को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन पहाड़ियों को जाना जाता है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जी अब यहाँ से आता है नेक्स्ट कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ए तो हो जाती है बेटा रामगढ़ की पहाड़ियाँ। ए तो हो गई रामगढ़ की पहाड़ियाँ। और इन रामगढ़ की पहाड़ियों की बात करें, ये अपने हैं 12 के अंदर। एक तो ये विशेष है। दूसरा यदि हम बात करें इनकी आकृति घोड़े के नाल नुमा होने के कारण इन्हें हॉर्स शू की पहाड़ियां भी कहते हैं। हॉर्स शू की पहाड़ियां भी कहते हैं। और एक इन्हीं रामगढ़ की पहाड़ियों की बात करें, इन्हीं रामगढ़ की पहाड़ियों में एक है आपका रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ क्रेटर क्या है? तो यहाँ से आ जाए कि यह किसी उल्का पिंड के टकराने से निर्मित। ऐसा माना जाता है कि किसी उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराव हुआ और पृथ्वी से टकराव होने के बाद टकराव होने के बाद एक क्रेटर बन गया। और मेरे बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रामगढ़ में हो गया तो उसी को क्या बोलते हैं? रामगढ़ क्रेटर कहा जाता है। ओके भाई लखन,
इस रामगढ़ क्रेटर के बारे में और भी बात आती है कि भाई इसकी खोज जो है ये कब और किसके द्वारा की गई। तो इसकी खोज जो है ये 1869 के अंदर या कई बार 1860 के आसपास मिल जाता है कि लगभग 1860 या 1870 के आसपास डॉक्टर मिलेट जो था उसके द्वारा की गई थी। जी 1860 है कहीं या 17, तो 1869 में डॉक्टर मिलेट के द्वारा। शाबाश। तो एक आ जाएगा कि 1869 में डॉक्टर मिलेट के द्वारा इसकी खोज की। 1869 में डॉक्टर मिलेट के द्वारा इसका है ना इसकी खोज यहां पर की गई। अगली चीज यहां से आता है एक, जी भरत बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है कि वर्ष 2022 है ना, कई जगह आपको 2020 भी मिल जाएगा, लेकिन 2022 की बात करें, वर्ष 2022 में अर्थ इम्पैक्ट डाटा बेस सोसाइटी द्वारा विश्व का 200वां क्रेटर का दर्जा। जी ये भी याद रखना कि अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी के द्वारा इसे विश्व के 200वें क्रेटर का दर्जा दिया गया है। ठीक है भाई, ये यहां से आ जाता। तो रामगढ़ की पहाड़ियां 12 में है। इनकी आकृति घोड़े के नाल के नुमा है और सूखी पहाड़ियां भी कहते हैं। एक इसी में है रामगढ़ क्रेटर। जी हाँ, और अब इसी रामगढ़ क्रेटर की बात करें, इसे ये अपना जो है ये अपने राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट है। जियो हेरिटेज साइट राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट है। ये बात यहां से आ जाता है साहब। ठीक है, चलो जी ममता। तो एक तो हो गया अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं, ए रामगढ़ की पहाड़ियां। उसके बाद मेरे बच्चों बी आ जाएंगे आपके, बी, और बी होंगी आपकी बूंदी की पहाड़ियां। और बूंदी की पहाड़ियां जो है ये बूंदी के अंदर हैं। इन बूंदी की पहाड़ियों की बात करें तो इन्हें एक तो रखना, इन्हें आडा वाली कहते हैं। इन्हें आडा वाली कहते हैं। एक इसमें आ जाएंगे दर्रे, कि इस बूंदी की पहाड़ियों में कुछ दर्रे भी हैं। और ये दर्रे हैं कौन कौन से, तो यहाँ पर जैसे हम बात करें आपके रामगढ़ खटकड़ दर्रा, जैसा भी आपको नाम याद हो, रामगढ़ खटकड़ दर्रा, रामगढ़ खटकड़ दर्रा। एक यहाँ पर हो जाएगा आपका जैतवास दर्रा। एक हो जाएगा आपके बूंदी दर्रा, और एक हो जाएगा आपके लाखेरी दर्रा। जी ये 4 दर्रे यहाँ पर आ जाते हैं। जी ये भी याद रखना। इसके अलावा यहाँ पर एक हम बात करें, जियो हेरिटेज का मतलब क्या, ज्योग्राफिकल रूप से कोई जगह जिसको हेरिटेज मतलब ज्योग्राफिकल रूप से अपने आप में ऐसा स्थान जो यूनिक अनूठा है उसको बोलते हैं सर। जी, और एक इसी बूंदी की पहाड़ियों में आपको याद रखना है चोटी। और मेरे बच्चों यहाँ पर एक चोटी आती है जिसका नाम है सतुर या सातुर चोटी। और ये चोटी जो है ये बूंदी के अंदर है, और इसकी ऊंचाई जो है ये 353 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 353 मीटर। ठीक है जी, ओके बढ़िया, शाबाश जी। तो ये हो गया बूंदी की पहाड़ियाँ। उसके बाद में सी की बात करें, एक सी यहीं लिख देता हूँ। एक आती है आपके मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, एक आ जाती है अपने मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। और मेरे बच्चों मुकुंदरा की पहाड़ियों की बात करें,
ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं ये आपके कोटा और झालावाड़ में है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? कोटा और झालावाड़ के अंदर है। कोई बात नहीं चौधरी साहब, निशा जी, तो कह रहा हूँ वो मान ले, और मैंने एग्जैक्ट कह रहा हूँ उसका 101 नहीं 200 300 400 500% प्रूफ दे देंगे, वो मेरी जिम्मेदारी। अभी 23 में एग्जाम लगी थी बेटा, वहाँ से पर्सन आया है जी। हो गए यहाँ से। एक इस मुकुंदरा की पहाड़ियों की बात करें तो याद रखना, यहाँ अब मैं इसको लिखूं तो ठीक है, न लिखूं तो भी ठीक है, लेकिन लिख दूंगा तो कॉपी भर जाएगी, तो बच्चों को लगेगा नोट्स बड़े हो गए, और नहीं लिखूंगा तो बच्चे कहेगा गुरुजी आपने बताया नहीं। तो यहाँ एक तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर परियोजना है, टाइगर परियोजना है। और एक इसी मुकुंदरा की पहाड़ियों के अंदर एक आती है आपके चोटी, और इसका नाम आता है चांदवाड़ी। और चांदवाड़ी की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 517 मीटर। चांदवाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर। ठीक है, तो उतार लो जल्दी से, 1 मिनट देता हूं, बस 1 मिनट दूंगा भाई, ज़्यादा नहीं दूंगा। जी हो गया। दोनों की सीमा पर है सिद्धार्थ, वैसे उदयपुर ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब ये जो नाल, ये दर्रे जो है ना, ये एक साथ नहीं है, इनके साथ हम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप से देखें तो एक जिले के साथ नहीं हो सकते। बताएंगे खेताराम, उसकी भी चर्चा करेंगे जी। कोटा में हाँ जी। उसके बाद देखो अब दो भाग हो गए। तीसरा भाग अपन पढ़े, जैसे आ जाए अपना चंबल का मैदान। और इस चंबल के मैदान की बात करें तो इसका विस्तार मुख्य रूप से कोटा और बारां के अंदर है। एक तो ये याद रखना। दूसरा, इस चंबल के मैदान की बात करें, यह क्या कहें, यहाँ सर्वाधिक रूप से मसालों की खेती की जाती है। यहाँ पर सर्वाधिक रूप से किसकी खेती होती है? मसालों की खेती की जाती। कोटा बेटा, तभी ना कोटा ना ऐड नहीं करेंगे। अरे भारतीय गणित में यही था बेटा गोपाल जी। उसके बाद में चौथा जो आता है, नंबर 4 था, वो था आपके झालावाड़ का पठार। चौथा कौन सा है? झालावाड़ का पठार। और इसके विस्तार की बात करें तो ये विस्तार कहाँ पर है? झालावाड़ में। इस झालावाड़ के पठार की कोई बात नहीं बेटा, नंबर 3 पे झालावाड़ का पठार बता दे तो भी कोई ऐसी विषय नहीं, वस्तु नहीं है। मत परेशान हो कि गुरुजी कौन सा आ जाएगा। नहीं बेटा, आज अब आ गए हैं भूपेंद्र, सबकी सब आ गए हैं। आज तक की जितनी भी थी, कल वाली भी आ चुकी है ना। और हाँ, एक चीज रह गई थी, ये जो चंबल का जो मैदान है, इसी के अंदर एक पहाड़ियाँ आती हैं। इस चंबल के मैदान में एक पहाड़ियाँ आती हैं और उनको बोलते हैं कुंडला की पहाड़ियाँ। कुंडला की पहाड़ियाँ
और ये कहाँ है, तो देखना कोटा के आसपास की पहाड़ियाँ, कोटा के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं वो कुंडला की पहाड़ियाँ हैं। और नंबर 5 जो आता है डग गंगधर प्रदेश, गंगधर क्षेत्र जी, इतनी सी बात है। ये 5 नाम है साहब, है ना। और ये डंग कहाँ पर है, इसका विस्तार ये कहें कि दक्षिणी पश्चिमी झालावाड़, दक्षिणी पश्चिमी झालावाड़, दक्षिणी पश्चिमी झालावाड़। ठीक है भाई, चलो आगे भूपेंद्र, आगे चिंता मत कर, सब आगे सबकी सब PDF आ गई हैं। चलो बता दो यहाँ से PDF कहाँ से मिलती है बेटा, सेम वीडियो के साथ ही मिलती है आपकी PDF भी। अरे नहीं नहीं नहीं, आ जाओ साहब। तो ये अपने जो है यहाँ पर आकर के 4 भौतिक प्रदेश हो जाते हैं बेटा, छवि गुप्ता कोटा में। अब हाँ जी, अब देखो यहाँ से छोटी सी काम की बातें हैं। अब मेरे बच्चों, हम दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग पढ़ रहे हैं और आपके सामने एक छोटा सा मैप बना रहा हूँ, और ये इस दक्षिणी पूर्वी पठार का ही हिस्सा है। ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका है, दक्षिणी पूर्वी पठार का। तो 5 उपविभाजन हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आप लोग दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के अंदर ही नोट लगा करके और एक छोटा सा ऐसा राजस्थान का मैप बनाओगे। इस मैप के अंदर 2 चीजें आ जाती हैं साहब, बूंदी की पहाड़ी, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की से नहीं बेटा, वो मैदानी क्षेत्र है नहीं। डग गंगाधर प्रदेश क्षेत्र है, डग स्थान है एक, जहां पर भैंस प्रजनन केंद्र भी है डग में, तो डग तो जगह है, ये बात है ना जी। अब देखो, नहीं बेटा सचिन, अब यहां से हम बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर ये जो इलाका है, यहां पर बात कर रहा हूं, यहां पर अपना एक जिला जिसका नाम है धौलपुर, यहां पर एक जिला जिसका नाम है करौली, और यहां पर एक जिला है और इसका नाम है सवाई माधोपुर। इस धौलपुर और करौली और सवाई माधोपुर के भूगर्भ में, इसके भूगर्भ की बात करें, इसके भूगर्भ में एक लाल बालू का पत्थर की पट्टी है, उसे कहा जाता है विंध्य कगार। तो नोट लगा करके आप लिखोगे दक्षिणी पूर्वी पठार के, दक्षिणी पूर्वी पठार के भूगर्भिक हिस्सा, भूगर्भिक हिस्से, भूगर्भिक हिस्से की बात करते हैं सब। और यहां पर भूगर्भिक हिस्से 2 हैं। पहला एक तो आता है विंध्य कगार, एक तो अपना आता है विंध्य कगार, और विंध्य कगार की बात करें तो ये तो हो गया आपका विंध्य कगार। विंध्य कगार है क्या, तो लिख देता हूं मैं, विंध्य कगार धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के, सवाई माधोपुर के भूगर्भ में, के भूगर्भ में लाल
बालूका पत्थर की पट्टी कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भूगर्भ में लाल बालूका पत्थर की पट्टी है साहब जी। उसके बाद में एक यहीं से आता है, इसी की विंध्य कगार की बात करें, यहां से लाल पत्थर उत्पादन, और यहाँ से लाल पत्थर का उत्पादन जो है ये सबसे अधिक किया जाता है धौलपुर के अंदर, और इसीलिए ये जो धौलपुर है इसे कहा जाता है रेड डायमंड सिटी। उसके बाद में क्या हुआ, फिर अपना यहाँ पर इस सवाई माधोपुर बूंदी से चित्तौड़ के क्षेत्र की बात करें, ये एक क्षेत्र है, ये है आपका, इसकी चर्चा करें। और ये जो है इसका दूसरा हिस्सा है, तो कि इससे एक हिस्सा तो कौन सा हो गया, विंध्य कगार भूगर्भिक हिस्सा, और इसका दूसरा हिस्सा हो जाता है आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, हिंदी में बोलेंगे महान सीमा भ्रंश। ये महान सीमा भ्रंश है क्या, तो बेटा यहां से इस सवाई माधोपुर से लेकर के और चित्तौड़ तक ऐसा लगता है कि पृथ्वी ऐसे टूट गई हो, पृथ्वी ऐसे फाट गई हो, उसकी बात की जाती है। और पृथ्वी के अंदर जो दरार आती है उस दरार को कहा जाता है फॉल्ट या भ्रंश। इसका मतलब है कि इस ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की बात करें, इसका विस्तार आ जाएगा कि सवाई माधोपुर से बूंदी या सवाई माधोपुर बूंदी चित्तौड़ तक भ्रंश जो क्षेत्र है, इसी भ्रंश क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। और ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है इस दक्षिणी पूर्वी पठार को इधर वाले हिस्से से अलग करती है। तो एक बच्चा कमेंट्स कर रहा था बार बार संक्रांति क्षेत्र, तो ये जो क्षेत्र है ना, ये ऐसा क्षेत्र है जो दक्षिणी पूर्वी पठार इधर है और बाकी हिस्सा इधर है। तो ये वो क्षेत्र है जो संक्रांति क्षेत्र है, मिलने वाला क्षेत्र है जी। तो सवाई माधोपुर बूंदी चित्तौड़ तक एक भ्रंश क्षेत्र है और इसे कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब बना लो बेटा इसको, फिर चलते हैं आगे। ठीक है जी, ये बात यहां से आ जाती है। अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं साहब, अभी कई चीजें पढ़नी है। हाँ जी, अब जब शुरुआत में कहा था कि बच्चे कहा था सर इनकी कुछ बातें जो है ना वो एक जगह लिख दो, तो अब एक टेबल बना देता हूं साहब। हेडिंग तो मैं लिख देता हूं भौतिक प्रदेश, जी टेबल बनाता हूं बेला। सबसे पहले तो मैंने लिखा पश्चिमी मरुस्थल, तो इधर तो हो गया आपके भौतिक प्रदेश। उसके बाद इसका सबसे पहले मैं लिखता हूं क्षेत्र। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत था भाई, 61.11%। तो एक क्षेत्र का डायग्राम बन गया। उसके बाद जनसंख्या कि यहाँ पर राजस्थान की कितनी जनसंख्या है, तो लगभग 40%। एक डायग्राम ये बन गया जी, है ना, बन गया साहब डायग्राम। एक यहाँ पर आ जाती है वर्षा
और वर्षा कितनी है 20 से 50 सेंटीमीटर। तो एक डायग्राम अपना ये बन गया भाई। 2 की बात होगी साहब, कितने की होगी 2 की बात होगी साहब। है ना, वर्षा हो गई। एक यहां पर आ जाएगी अपनी वनस्पति की बात करें, जैसे यहां पर हो गई अपनी मरुदभिद। तो एक डायग्राम ये बन गया जी इसका, जिसमें हम लोगों को लिखनी है साहब। जल संपद जल विभाजक बेटा सब पढ़ाया है, परेशान मत हो। ये तो गलत बात है ना, सब कुछ पढ़ा रखा आपको। उसके बाद में यहां से हम और बात करें जी, एक इसके अंदर आ जाते हैं अपने खनिजों की बात करें। जैसे खनिजों की बात करें तो यहां पर कौन से हो गए हैं, अधात्विक खनिज हो गए, यहां से आ गया जी। एक ऊंचाई की बात करें कि भाई इसकी ऊंचाई कितनी है, इसको लेकर के लिख देते हैं। जैसे पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, इसकी ऊंचाई जो है सामान्यतः 150 से 300 मीटर है। और एक विस्तार जो आप लोग कह रहे थे, मैं एक जगह लिख देता हूं। जी, ये आपको यहां से लिखने हैं मेरे बच्चों। है ना, तो एक तो हो गया पश्चिमी मरुस्थल। इस पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, इसका क्षेत्र 61.11% है, जनसंख्या 40% है, वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर है, मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, अधात्विक खनिज है, और इसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। और एक इसका विस्तार आ जाता है। विस्तार के अंदर यदि हम बात करें, अक्षांशों की बात करें कि कितने अक्षांशों में इसका विस्तार है, अक्षांशों में विस्तार आ जाएगा आपके जी। एक मिनट बताओ, दिखा थोड़ा किसका पार्ट है, किसी का पार्ट नहीं बेटे। तो अब भौतिक प्रदेश तो हो गए ना, अब तो लिखवा रहा हूं कि देखो भौतिक प्रदेश सबके लिखवा रहा हूं एक साथ ही। हाँ भाई, ये तो भौतिक प्रदेश तो सबके एक साथ ही लिखवा रहा हूं मेरे बच्चे, सबके एक साथ लिखवा रहा हूं ना। अब तो दिख रहा है साफ साफ जी। अक्षांशों में 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। और देशांतरों की बात करें, यदि इसको पढ़ा होता जिसने तो पता होता। देशांतरों की बात करें जी, देशांतरों की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 70 डिग्री 45 मिनट। इसका विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से और 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। एक तो ये हो गया बेटा जी, ये तो हो गया आपके पश्चिमी मरुस्थल की कहानी। एक हाँ सरिता, और क्या लोगे बेटा? अब साफ दिख रहा है ना, इसलिए मिस्टर इंडिया बन गया, नहीं तो ये लो मैं तो आ जाऊंगा सामने, लेकिन अब ज़्यादा साफ दिख रहा है, ये बात है ना। उसके बाद में एक आता है अपना दूसरा, कौन सा है, अरावली की बात करें। अरावली का जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र कितना भाई, लगभग 9% है। जनसंख्या थी 10%। वर्षा जो थी 50 से 80 सेंटीमीटर। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति जो थी ये आपके थी, कौन सी थी भाई वनस्पति,
अरावली के अंदर मिश्रित भी कह सकते हैं, अरावली के अंदर अपनी मिश्रित वनस्पति थी या धोंक वन थी। खनिजों की बात करें तो यहाँ पर अपने धात्विक खनिज थे। ऊंचाई की बात करें तो अरावली की औसत ऊंचाई जो थी ये थी आपके 930 मीटर, लेकिन इसके अंदर उत्तरी जो अरावली है इसकी अलग है, दक्षिणी अरावली की ऊंचाई अलग है। पहले मध्य लिख देता हूँ, मध्य की ऊंचाई अलग है और दक्षिणी अरावली की ऊंचाई जो है ये अलग है। उत्तरी अरावली की ऊंचाई ये लगभग 450 मीटर है, मध्य अरावली की ऊंचाई लगभग 700 मीटर है और दक्षिणी अरावली की ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। और इसके विस्तार की यदि हम बात करें तो इसका विस्तार 23 डिग्री, विस्तार जो है ये 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 20 मिनट से 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। और यदि देशांतरों की बात करें तो देशांतरों का विस्तार 72 डिग्री 10 मिनट से 72 डिग्री 10 मिनट से और 77 डिग्री पे चले जाओ, 77 डिग्री 3 मिनट, 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। आ जाएगी बेटा, 22 फरवरी की करंट नहीं है, आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद में आ जाता है अपना 2 हो गए पूरे। अब हम आगे जाते हैं, आगे चलें। ये लो जी, ये यहाँ पर पूरा हो गया। आगे चलें तो एक अपना आता है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदानी भाग की बात करें, इसका एरिया जो है 23% है, जनसंख्या लगभग 40% है, वर्षा लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर है। वनस्पति की बात करें तो ये पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। खनिजों की बात करें तो यहाँ पर अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। और पूर्वी मैदानी भाग की ऊंचाई की बात करें तो इस ऊंचाई को सर अक्षांश वाला तो कभी एग्जाम पूछा ही नहीं, बाकी जो बताए पूछा है। अच्छा बाकी जो, तो क्या करें भाई, किसी बच्चे ने पूछ लिया तो बेटा देखो अपन तो क्या करें, बच्चे ने पूछ लिया तो मेरा तो काम बनता है ना बताने का जी। यहाँ पर इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग आ जाती है 500 से 700 मीटर इसकी ऊंचाई है साहब। और इसका कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है विस्तार का, इसका कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है साहब। नहीं भाई गुडान नहीं। और उसके बाद में लास्ट अपना आ जाता है और वो है आपका दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार, इसका एरिया लगभग कितना था 7%, जनसंख्या लगभग 10%, वर्षा 90 से 120 सेंटीमीटर, वनस्पति सागवान वनस्पति, खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं धात्विक, ऊंचाई लगभग 500 मीटर के आसपास है। और विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 51 मिनट से। अच्छा भरत, ये बेटा बताया था, मिट्टी बता दूंगा, अब जगह नहीं बची, अब तो गड़बड़ कर दोगे बेटा जी। 23 इसका विस्तार 23 डिग्री 51 मिनट से 23 डिग्री 51 मिनट से 23 डिग्री 27 मिनट, 23 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। और एक देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 75-15 से 77-25, 75 डिग्री 15 मिनट से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये है भाई गुरुजी विस्तार वाला, आज तक नहीं पूछा गया, क्यों लिखो? तो बेटा अब देखो, तूने तो कह दिया नहीं पूछा गया, लेकिन कोई कहता लिखवा, अब क्या करें भाई। दक्षिणी अरावली में 900 से 1000, मतलब
900 से 1500 कह सकते हैं, 900 1400 या 1000 मीटर भी कह सकते हैं, मतलब बीच का है। एग्जैक्ट कोई डाटा पूछे तो 1000 जाना, औसतन 900 से बात आ जाती है। बेटा काल और कल्प तो मैंने बताए थे शुरू में, काल और कल्प कहोगे तो फिर मुझे इनको छोटा करके लिखना पड़ेगा मेरे बच्चे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ये है सर, हो गया भाई? जी 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 कहते हैं भाई। तेरे विस्तार वाले से कोई दूसरा कॉलम बता देते। मृदा और जलवायु, जलवायु तो नहीं, जलवायु तो अलग हो जाएगी, जलवायु तो भौतिक प्रदेशों के अनुसार होती नहीं है। एक कह रहा है गुरुजी ऐसे पढ़ाओगे तो कोर्स नहीं पूरा होगा, तो क्या करें मेरे बच्चे? एक कह लिखा, एक कहता नहीं लिखा, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना भाई? ऐसा नहीं होता है। एक आएगा लिखवा दे, एक आएगा मत लिखवा, एक कहेगा तेज पढ़ा, एक कहेगा धीरे पढ़ा, फिर ऐसे होता नहीं मेरे बच्चे। चलो थोड़ा छोटा कर दिया है, देख लेना भाई इसको। यहां पर चलो मिट्टी भी लिख देता हूं, है ना, मतलब होशियारी से काम नहीं चलेगा बेटा। ताकि मैं एक बार पैनल कर देता हूं, अब क्लियर दिख जाएगा आपको। यहां पर मिट्टी की बात करें, मिट्टी, और पश्चिमी मरुस्थल में मिट्टी कैसी हो जाएगी? रेतीली। यहां पर मिट्टी कैसी होगी? पर्वतीय। यहां पर होगी जलोढ़, और यहां पर होगी काली। जी, एक आया हिसाब से लिखो, एक आया राइटिंग अच्छी लिखो, एक आया बुरी लिखो, मतलब भगवान ही भरोसा ही है। एक बच्चा ऐसा होगा जो पढ़ा हुआ होगा, एक बच्चा ऐसा होगा जो नहीं पढ़ा हुआ होगा। जो नहीं पढ़ा हुआ होगा वो कहेगा कि गुरुजी और धीरे, और एक कहेगा जी। चलो हाँ आरती, मुझे पता तू तो पीडीएफ देख के लिख लेगी बेटा, अब सबकी एक समस्या थोड़ी ना है भाई। आप लोग मेरे पास 20,000 बच्चे हो, और इस 20,000 बच्चों में सबकी एक कॉमन समस्या होती तो फिर मैं उसके ऊपर फोकस कर लेता। चले आगे। हाँ जी, तो यहाँ तक तो अब आप इसको लिख लोगे। अब मेरे बच्चों एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आती है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आती है, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको आती होगी। वो यहाँ से आती है कि ये जो अपना राजस्थान है, हेडिंग लगा देता हूँ, राजस्थान में भू स्मारक। राजस्थान में भू स्मारक। भू स्मारक का मतलब है कि राजस्थान के धरातल के ऊपर या राजस्थान के धरातल के नीचे। राजस्थान के धरातल के ऊपर और धरातल के नीचे की बात करें, कुछ स्थान ऐसे हैं जो अपने आप में यूनिक हैं। ऐसी स्ट्रक्चर और कहीं है ही नहीं, ऐसी बनावट कहीं और ही नहीं है, और उनके संरक्षण के लिए उन्हें स्मारक बना दिया गया, स्मारक का दर्जा दे दिया गया। तो वो क्या बन गए? भू स्मारक। अब राजस्थान में भू स्मारकों की बात करें, मैं एक छोटा सा चित्र बना लेता हूं भाई, ये राजस्थान का ना बेटा, और इस राजस्थान के अंदर भू स्मारक हैं, और अपने यहाँ पर कितने हैं? 10। 2 प्रस्तावित हैं, तो नंबर्स पे नहीं जाएंगे हम लोग, नंबर पे नहीं जाएंगे और स्मारकों की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे एक तो ये हो जाएगा जैसलमेर में जाएं, यहाँ पर नंबर 1 हो जाएगा आपका आकल। जब मैं नंबर भी ना लिखूं तो भी ठीक है, एक तो आप लिखोगे आकल वुड फॉसिल्स
पार्क जैसलमेर, एक भू स्मारक तो है आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर के अंदर साहब। ठीक है सा जी, एक तो हो गया आकलवुड फॉसिल्स पार्क। एक यहीं पे लिखता हूं मैं, एक आ जाएगा आपका वेल्डेड टफ, और ये वेल्डेड टफ जो है ये जोधपुर में है और जोधपुर के अंदर है साहब। वेल्डेड टफ का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? वेल्डेड टफ का मतलब है वेल्डिंग की हुई चट्टानें। कभी जोधपुर में जाने का मौका मिले और इस जोधपुर के अंदर एक जगह जसवंत थड़ा, जोधपुर के अंदर एक जगह जसवंत थड़ा की बात करें भाई, इस जसवंत थड़ा के अंदर चट्टानें ऐसी रखी हुई हैं कि जैसे लगता है कि इनको वेल्डिंग करके रखा गया है, इनको वेल्डिंग करके रखा गया, वो यहां से आ जाता है। ठीक है जी, ये आ गया। एक यहां पर हम बात करें इसी पश्चिमी राजस्थान में, और इसी को कहा जाता है मालानी समूह। एक है मालानी समूह। मालानी समूह के अंदर क्या है कि आपका जोधपुर, कुछ हिस्सा बाड़मेर, मैं पुराने जिलों के अनुसार ही बता रहा हूं, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जालोर की बात करें, यहां के क्षेत्र की बात कर रहा हूं। इस क्षेत्र के अंदर ऊपर तो ऐसा लगता है, ऊपर तो ऐसा लगता है कि ऊपर तो है अवसादी चट्टानें और नीचे है आग्नेय चट्टानें, तो ये अपने आप में यूनिक करके हैं। हमें देख के आए बेटन चट्टानों को जी। तो मालानी समूह, और ये मालानी समूह की चट्टानें हैं जो कि मारवाड़ क्षेत्र के अंदर है। एक ये हो गया साहब। उसके बाद में इधर चले, आपके यहां पर एक जिला जिसका नाम है अजमेर। इस अजमेर के अंदर आता है नेफेलिन साइनाइट। ये नेफेलिन साइनाइट एक दुर्लभ खनिज है और सिर्फ कहां पर? अजमेर के अंदर है। एक पहले नाम आता था अजमेर में ही, बर कांगलो मरेट, लेकिन अब कहां पर हो जाएगा वो? अजमेर के अंदर। अब कहां हो जाएगा? बर, और बर कहां चला गया? ब्यावर के अंदर। तो अब यहीं से मैं लिख देता हूं, एक लिख देता हूं ब्यावर में, नया जिला है ब्यावर, ब्यावर में आ जाएगा बर कांगलो मरेट। ये बर क्षेत्र के अंदर चट्टानों का जमाव है। जी नेहा, हाँ, बर क्षेत्र के अंदर चट्टानों का जमाव है और इसे कहते हैं बर कांगलो मरेट। ठीक है जी। एक आ जाता है आपका यहीं पर, इसी ब्यावर में ही है, इसी ब्यावर में एक आ जाता है सेंदड़ा ग्रेनाइट। सेंदड़ा एक जगह है जो पहले पाली में थी। हाँ, नए डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ही है, नए डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ही है। क्यों परेशान हो रहा है भाई, है ना? सेंदड़ा के अंदर चट्टानें हैं, ग्रेनाइट की चट्टानें, उन्हें क्या कहते हैं? सेंदड़ा ग्रेनाइट जी। उसके बाद में और आगे चलें, एक यहीं पर आपके आ जाएगा इस बूंदी में, एक है सातूर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, अभी बता के गया हूं। ये कहां पर है? बूंदी के अंदर। कितने हो गए? 4, 5, 6, 7। और कौन सा है साहब जी? एक हम बात करें यहां से, आपका आ जाता है स्ट्रेमेटोलाइट पार्क। यहां पर एक जिला है जिसका नाम है उदयपुर, और इस उदयपुर के अंदर है स्ट्रेमेटोलाइट पार्क। और शायद ये किसी वीडियो मेंस में था, किस में था, और जब आया था ना तो हालत खराब हो गई थी जी। तो
उदयपुर के अंदर स्ट्रेमेटोलाइट पार्क, ये भी चट्टाने हैं। यहीं पर एक जिला आता है आपका जिसका नाम है चित्तौड़। इस चित्तौड़ में एक आता है आपका भोजुंदा। भोजुंदा स्ट्रेमेटोलाइट पार्क, भोजुंदा स्ट्रेमेटोलाइट पार्क जी, ये यहां से आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हम बात करें, एक यहां पर आपका आ जाता है इसी क्षेत्र में उदयपुर और राजसमंद में सीसा जस्ता जमाव पेटी। तो एक है सीसा जस्ता जमाव पेटी, और ये आपके हैं उदयपुर और राजसमंद, उदयपुर और राजसमंद। ये मुख्य रूप से 10 नाम है जो आपको याद रखने। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक देबारी उदयपुर, उदयपुर यदि आ जाए, ये भी भू स्मारक, और एक रामगढ़ करेटर 12 जी, ये अपने राजस्थान के अंदर आ जाते हैं आपके क्षेत्र भाई। ठीक है, शेंद्रा पहले पाली में था, शेंद्रा पहले पाली में था। मंजू वैसे ही तो पढ़ा रहा हूं बच्ची। लेकिन फिर उसके साथ इतने नाम नहीं लिखे जाते। 2 अलग कैसे कैसे, ये 2 अलग नहीं है, इसमें जगह नहीं बची, इसलिए देबारी उदयपुर लिख दिया और एक रामगढ़ 12 लिख दिया, अलग नहीं है। रौनक भू स्मारक क्या होता है? भूमि की कोई खास जगह जिसका संरक्षण करना है, उसे स्मारक का दर्जा दे दिया जाता है। बर कांग्लोमरेट ब्यावर में लिखा हुआ ना, ब्यावर में बर कांग्लोमरेट नहीं लिखा हुआ तो बोलो भाई। अरे हाँ रे मोहित, ठीक है जी। तो ये आपका जो है ना, आपका हाँ, ये मालदानी समूह जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर लिखा, तो अब नए जिले बन गए, वहां पर भी आ जाएगा। बालोतरा भी आ जाएगा, तो सांचौर भी आ जाएगा। बालोतरा, सांचौर, ले खुश जी। सीसा जस्ता वाला उदयपुर और राजसमंद में। तो ये आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश वाला जो पोर्शन है, ये यहां से हो गया। प्रस्तावित कौन से हैं? देबारी वाला और रामगढ़ वाला, तब इसको मैंने अलग से लिखा है। जी 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 जी, ओके भाई भरत। हाँ जी, अब ये आपका यहां से हो गया क्या? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब नेक्स्ट अगला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे राजस्थान की जलवायु। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले अब राजस्थान की जलवायु।
है ना, उतार लो जल्दी से, बच गया हो तो कोई। हो गया, मैंने दिखा दिया पैनल। रिप्लाई तो करें बेटा। कोई ऐसा कोई खास पर्सन आए तो रिप्लाई कर दो बेटा। कुछ बच्चे ऐसे बोले हैं, एक जैसे कहा गुरुजी आपकी टीम पागल है क्या? अरे टीम ने बेचारी क्या किया है ना भाई। तो ये थोड़ा सा हमें देखो क्या होता है, हमें इन चीज़ों से बचना, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए मेरे बच्चे। अरे भाई हो गया अब आज का तो भौतिक प्रदेश, अब बताओ क्या करें, है ना भाई। इसलिए अब इसके क्वेश्चन कल करवा देंगे। चलो आ जाओ भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान की जलवायु। जी, राजस्थान की जलवायु के चैप्टर को हम कई भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। एक तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ शब्दावली की, कुछ शब्द आएंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे। एक बात हम चर्चा करेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में, राजस्थान की जलवायु के बारे में देखेंगे कि जलवायु किस प्रकार की है, इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और एक राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे राजस्थान की ऋतुएं। तो इसको मुख्य रूप से 3 बिंदुओं में बांट करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी, अब सबसे पहले यहां से आ जाती अपन बात करें शब्दावली। शब्दावली का मतलब है कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ समझना है। सबसे पहले एक शब्द आएगा बार बार, जिसका मतलब होगा वो है मौसम, और मौसम का मतलब होगा कि किसी स्थान एक दिन की वायुमंडलीय दशाओं का योग। जैसे वायुमंडलीय दशाओं का मतलब, वायुमंडल का मतलब क्या है, हमारे चारों तरफ जो वायु का एक आवरण है उसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडल, उसी को तो बोलते हैं साहब। नए जिलों से कहाँ हट रहा हूं डोपा, कौन सा हटा नए जिलों से, बता दिखा, इसमें बता दिखा नए जिलों से। ये कहाँ लिखवाया मैंने, ब्यावर में नहीं लिखवाया क्या? ये ब्यावर में है तो ये बाकी वही है, तो वही लिखवाऊंगा मैं, नया कहाँ से ला दूं? तो फिर मैं देखो ब्लॉक दूंगा, कर पढ़ना तो पढ़ो, बेफिजूल की बातें नहीं। बेफिजूल की बातें करोगे तो फिर मैं टीम को बोल कह दूंगा भैया इसको कर दो ब्लॉक। नए जिलों से हट रहे हो, कहाँ हट रहा भाई, कौन सा बिंदु है जो नए जिलों में सर नहीं बताया मैंने? अब तुम कहोगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैं कहाँ से बता दूं, सरकार के पास ही नहीं, तुम्हारे घर में पैदा हो तो बता दो तुम। इस बार ऐसा कोई कमेंट्स आया तो मैं टीम को बोल करके रफाई करा दूंगा कि चल भाई ब्लॉक खत्म। जी, तो किसी स्थान की एक दिन की वायुमंडल दशाएं, जैसे हमारे चारों तरफ वायुमंडल है, और इस वायुमंडल की दशा का मतलब है कि आज बादल है कि नहीं है, वातावरण में नमी है कि नहीं है, आसमान खुला है कि नहीं है, हवा तेज चल रही है कि नहीं चल रही, धीरे चल रही, वो जो सब है उनको क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दशाएं। तो एक स्थान की, किसी स्थान की एक दिन की वायुमंडल की दशाओं को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दशाएं। एक आता है ऋतु। ऋतु का मतलब होता है कि किसी स्थान पर, ऐसे कहते हैं, किसी स्थान पर 3 से 4 माह की मौसम की दशाओं का योग। जी, इसका मतलब क्या है बेटा,
इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि जैसे आज मौसम की दशा है ठंडी, और ऐसी ठंडी ठंडी 3 से 4 महीने रहे, ऐसी ठंडी ठंडी मौसम की दशाएं 3 से 4 महीने रहे, तो हम क्या बोल देंगे, वो शीत ऋतु आ गई। आज मौसम की दशा जो है वो है गर्म, और ऐसे ही गर्म दशाएं 3 से 4 महीने रहे तो हम उसको क्या बोल देंगे, ग्रीष्म ऋतु। इस प्रकार से यहां से है ना। और उसके बाद में एक अपना आ जाता है जलवायु, और जलवायु का मतलब है कि किसी स्थान की लंबे समय की मौसम की दशाओं का योग। जैसे अपने राजस्थान के अंदर लंबे समय तक एक जैसा मौसम की बात करें, वो यहां से कैसा हो जाता है साहब, है ना। मतलब जैसे राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर लंबे समय तक लगभग मौसम कैसा रहता है, गर्म ही रहता है, गर्म रहता है। तो लंबे समय तक की इन मौसम की दशाओं के आधार पर हम वहां की जलवायु को डिसाइड कर देंगे कि वहां की जलवायु कैसी है, गर्म है। यदि किसी स्थान के ऊपर लंबे समय तक बारिश ही बारिश नहीं होगी, तो उसको क्या बोल देंगे कि यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु, क्योंकि बारिश नहीं होती है। ये बात यहां से आ जाती है। तो एक तो ये हो गया मौसम, ऋतु और जलवायु। उसके बाद देखो मेरे बच्चों, नेक्स्ट यहां से आता है आपके एक शब्द आता है ताप। एक तो होता है ताप और एक शब्द होता है तापमान। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ताप और तापमान। ताप और तापमान। ताप का मतलब सिंपल सी बात करें, ताप का मतलब क्या होता है, जैसे इसको एक उदाहरण से समझे कि सूर्य से आने वाली उष्मा जो है, उष्मा, उसको हम क्या बोल देते हैं, सौर ताप। इसका मतलब उष्मा जो है, एक उष्मा को क्या मतलब है, ताप। जब आपने दिया जला दिया और उससे कुछ गर्मी आ रही है तो वो क्या है, ताप। जाडम तपा है ना, सुनोगे, जाडम आग जला के तपते हैं, इसका मतलब ताप आ रही है। तो किसी भी विषय वस्तु से कोई उष्मा आती है, जो उष्मा आती है उसको क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। और जैसे सूर्य से आने वाली उष्मा को क्या बोलेंगे, सौर ताप। एग्जाम, तो किसी विषय वस्तु से उष्मा का आना या उष्मा का मिलना, ये क्या है, ताप है। जी सुभाष, ताप है ना। तो यहां से ताप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी वस्तु से उष्मा का मिलना, उष्मा का मिलना, या किसी वस्तु से उष्मा का आना, यही तो ताप है जी। एग्जाम्पल ये हो गया। साइंस की भाषा नहीं, किसकी बात करेंगे, ज्योग्राफी की। उसके बाद में तापमान की बात करें, तापमान को ऐसे समझो, हम तापमान को कैसे, तापमान की बात करें तो तापमान से आता है कि आज तापमान कम है या आज तापमान ज्यादा है। तो तापमान का मतलब है आज तापमान कम और आज तापमान ज्यादा। यही तो बोलते हैं तापमान को लेकर के, आज तो टेम्परेचर कम है और आज टेम्परेचर ज्यादा है। इसका मतलब अपनी पृथ्वी जो है आज कम गर्म है और आज ज्यादा गर्म है। आज टेम्परेचर ज्यादा है तो पृथ्वी क्या होगी, ज्यादा गर्म है। आज टेम्परेचर कम है भाई तो आज पृथ्वी ठंडी है भाई। इसका मतलब है कि पृथ्वी का गर्म और ठंडा, या वायुमंडल में ताप का ज्यादा और कम। वायुमंडल में तापमान ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, वायुमंडल में तापमान कम तो टेम्परेचर कम। वही तो बात यहां से है। तो तापमान की बात, इसका मतलब आ जाएगा कि इसको उदाहरण के साथ समझता हूं मैं कि पृथ्वी द्वारा सौर ताप का अवशोषण कर गर्म होती है, जिसका अध्ययन तापमान में किया जाता है।
तापमान में किया जाता है। पृथ्वी गर्म कैसे होती है भाई? सूर्य के ताप से तो होती है। पृथ्वी गर्म किससे होती है? सूर्य के ताप से। अब सूर्य का ताप आएगा तो पृथ्वी गर्म होगी। अब कितनी गर्म हुई उसको किस में दर्शाते हैं? टेम्परेचर में। भाई आज 28 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, ये बात यहां से आती है। किसी वस्तु से किसी से भी आ सकता है। सूर्य से आ सकता है, आग से आ सकता है, दीपक से आ सकता है, किसी से भी आ सकता है ना। ये बात यहां से आ जाती है। तो ताप अलग चीज है और तापमान अलग चीज है। ताप पृथ्वी पर आएगा, पृथ्वी के द्वारा ताप का अवशोषण किया जाएगा, अवशोषण करके और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा उसका अध्ययन तापमान में किया जाता है। यह बात यहां से आता है। ठीक है, यह बात यहां से आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहां से अगली चीज आती है भाई, एक मेरे बच्चों, एक आता है ताप स्थानांतरण। ताप स्थानांतरण। ताप स्थानांतरण का मतलब है कि ताप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता है। जैसे सूर्य से ताप पृथ्वी के ऊपर आया, तो ताप स्थानांतरण। और ताप स्थानांतरण की जो है 3 विधियां हैं। आपके ज्योग्राफी में 3 तो काम नहीं आएंगी, लेकिन एक काम आएगी, एक काम आएगी। और ताप स्थानांतरण की 3 विधियों में एक तो आ जाती है संचलन विधि। और संचलन विधि में क्या होता है कि इसमें ताप अणुओं के माध्यम से चलता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, ये आपके एक धातु की छड़ है, और इस धातु की छड़ की बात करें, इसका ये जो एक किनारा है, इसके एक किनारे को हमने क्या किया? गरम किया। ये लगा दी मोमबत्ती। तो ये जो दूसरा किनारा है, ये किनारा, ये स्वतः ही क्या हो जाता है? गरम होता है कि नहीं होता? सब्जी बनाते समय आप जो चम्मच वो यदि हमने कढ़ाई में छोड़ दी और 15-20 मिनट के बाद जब उसको हाथ लगाए तो हाथ जलता है तीरी की। क्यों? क्योंकि ताप उस चम्मच के अणुओं के माध्यम से चलता हुआ और दूसरे छोर पे पहुंच गया। एक संचलन विधि जी। दूसरी विकिरण विधि। विकिरण विधि की बात करें, इसमें ताप विकिरण से आता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये तो सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे सौर ताप किससे आता है? सौर विकिरणों से। आता कि नहीं आता जी। और उसके बाद में एक यहां से आ जाता है आपके संवहनीय विधि। संवहनीय विधि का मतलब है कि कई बार संवहनीय विधि का मतलब है कि ताप से हवाओं का गर्म होकर के ऊपर उठना और ऊपर जाकर के ठंडी हो जाना। इसको ऐसे समझो, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ये अपना धरातल है, और यहां पे सौर ताप आया और इस सौर ताप से अपना धरातल हो गया गरम। धरातल क्या हो गया? गरम। और धरातल गरम होने के बाद इसके पास की जो हवा है, ये हवा भी क्या होगी? गरम। और हवा गरम होकर के ऊपर उठती है। जब ये ऊपर जाती है तो धरातल का जो ताप है उसको अपने साथ ले जाती है और ऊपर जाकर के उस ताप को छोड़ देती है, और छोड़ करके वापस ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर के नीचे आ जाती है
जी, ये यहां से आ जाते हैं साहब। तो यहां से आ जाएगा संवहनी विधि का मतलब है कि हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठना, ये क्या है? अपनी संवहनी विधि है जी। तो ये कुछ आपके यहां से हो गई। जैसे इसमें आगे चीजें काम आएंगी, कैसे आएंगी काम? जब हम जैसे जैसे जलवायु को पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे चीजें आपके काम आ जाएंगी। तो ये यहाँ से कुछ शब्दावली थी, है ना। और उसके बाद इसके अलावा का जो आगे का चैप्टर होगा फिर हम लोग उसकी चर्चा करेंगे अब कल, क्योंकि हो गए हैं 3:15, है ना। तो बाकी बचा दिया कलाल, इसकी चर्चा अब सब कल हम लोग कल करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना सा मेरे बेटा, थैंक यू, शुक्रिया।